and welcome everyone. How are you all? I hope you all are very well and I am good as well. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विस्टास बुक का 4th चैप्टर दी एनिमी। अर्लियर हम फ्लामिंगो के सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और विस्टास का भी अर्लियर चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। इन केस आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लर्न करो क्लास 11 एंड 12 और मैं हूँ श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर। So the topic is The Enemy by Pearls S. Buck. ये एक इंग्लिश ऑथर थे। Theme of the story is the enemy deals with the conflict between man's human feelings and the prejudices. Prejudices का मतलब क्या होता है? It means preconception. Preconception से क्या होता है कि हम अपने मन में पहले से ही एक अलग इमेज फॉर्म कर लेते हैं, जो कि यूजुअली हम बोलते हैं पक्षपात की इमेज। यानी कि जब वॉर हो रहा होता है बिटवीन टू नेशंस तो दो फीलिंग्स के बीच में कन्फ्लिक्ट भी होता है। कौन सी है वो दोनों फीलिंग्स? एक तो ह्यूमन फीलिंग्स जो कि हमारी पर्सनल होती है और वो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअली वेरी करती है, एंड सेकेंडली आर द प्रेजुडिसेस फीलिंग विच आर क्रिएटेड बाय वॉर, क्योंकि उसमें डिवाइड हो जाते हैं लोग कि कौन हमारा फ्रेंड है और कौन हमारा एनिमी है। ऑलराइट, देन हमारी जो स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट है वो है डॉक्टर सदाओ हॉकी। डॉक्टर सदाओ का घर कहाँ पे लोकेटेड था? डॉक्टर सदाओ का घर लोकेटेड था एक बीच के पास में, सी शोर के पास में। वहां पे काफी सारे रॉक्स थे और वहीं के पास उनका घर लोकेटेड था, जो कि ऐसे डिस्क्राइब्ड है, द लो स्क्वायर स्टोन हाउस सेट अप अपॉन द रॉक्स। रॉक्स के ऊपर क्यों था? जिससे कि सी की जो वेव्स है वो उनके घर तक ना पहुंच सके, इसलिए वो थोड़े एलिवेशन पे बना हुआ था। आसपास खूब सारे पाइन ट्रीज थे जो कि सीनरी को बहुत ब्यूटीफुल बनाते थे। जो वो पाइन ट्रीज थे वो सारे ऐसे करके जॉइंट थे जिससे कि एक ब्यूटीफुल पाथवे बनता था और देखने में भी वो काफी खूबसूरत लगा करता था। डॉक्टर सदाओ अपने बचपन से यहीं पर रहते थे, इसलिए जब वो छोटे थे तो वो बेयरफुटेड इन ट्रीज पे चढ़ने की कोशिश किया करते थे, जैसे कि उन्होंने साउथ में देखा था लोगों को वो कोकोनट ट्रीज पे चढ़ा करते थे। एंड जो उनके फादर थे वो उनसे जब बातें करा करते थे वो कभी भी जोकिंग बातें नहीं किया करते थे। क्यों नहीं किया करते थे? क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं था। वो उनसे सिर्फ और सिर्फ सीरियस मैटर्स पे ही बात करा करते थे, कोई भी हंसी मजाक की बातें नहीं किया करते थे। और वो उनके फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, इसलिए उन्होंने उनको अमेरिका भेजा था डॉक्टर की पढ़ाई आगे करने के लिए और सर्जन बन जाए वो, और इसी के लिए वो कंसर्न रहते थे। और वो काफ़ी ट्रेडिशनल टाइप के भी थे उनके फादर। एक बार की बात है जब डॉक्टर सदाओ जो है अपने घर के बाहर खड़े हुए थे और वो बाहर का नज़ारा देख रहे थे। वहाँ पे क्या हो रहा है, ये इवनिंग का टाइम था। तब जो है वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि मिस्ट क्लाउड्स ऐसा लग रहा था सी से उठ रहे हो। क्योंकि रात के वक्त, और वो समर्स के भी टाइम था, जब रात का वक्त होता है तो जो एयर होती है सी के ऊपर की वो कूल होती है और लैंड के ऊपर की जो होती है वो हॉट होती है। तो जो मिक्स होती है तो ये ऐसे मिस्ट फॉर्म करती है कि अपीयरेंस ऐसा लगता है कि क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं ओवर द सी। एंड उन दिनों वॉर भी चल रहा था जापान और अमेरिका के बीच में, तो मोस्टली जब वॉर होता है तो वहाँ पे इंजरी भी होती है, इसलिए डॉक्टर्स को भी अपॉइंट करा जाता है। लेकिन डॉक्टर सदाओ हॉकी को वहाँ पे नहीं भेजा गया था। इसके दो रीजंस थे। पहला रीजन तो ये था क्योंकि ही वाज डूइंग अ डिस्कवरी। क्या थी उनकी डिस्कवरी? कि वो एक मेडिसिन की ऐसी, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट भी थे, वो एक ऐसी मेडिसिन बना रहे थे जिससे कि जो वो वुंड्स है वो कम्प्लीटली हील अप हो सके, और जब वो हील अप हो जाए तो उनकी जो स्कारिंग होती है वो भी ना हो, वो एंटायरली क्लीन हील अप हो सके। एंड दूसरा रीजन जो था जिसके लिए उन्हें बाहर नहीं भेजा गया था विद द ट्रूप्स टू द वॉर एरिया, वो ये था कि जो उस एरिया के जनरल मैनेजर थे। दूसरा रीजन जिसके लिए उन्हें ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजा गया था जहाँ पे वॉर हो रहा था, वो रीजन ये था कि जो वहाँ के जनरल थे उनको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, क्योंकि उनको जो भी डिजीज थी उसका ट्रीटमेंट वो अब तक सिर्फ मेडिसिन से ले रहे थे, ऑपरेट नहीं कराया था। और वो जब भी जरूरत पड़ती तो डॉक्टर सदाओ हॉकी की जरूरत पड़ती, इसलिए उनको यहीं पे रोका गया था कि जब भी उनकी जरूरत पड़े ही कुड गो देयर। ऑलराइट, अब वो अपने घर के बाहर खड़े हुए शाम के वक्त ये देख रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि सी से जो है क्लाउड आ रहे हैं, और तभी उनके पास उनकी वाइफ आती है जिनका नेम है हैना से वो अमेरिका में मिले थे। और वो सोच रहे होते हैं उसी बारे में कि प्रोबेबली वो कहाँ पे मिले थे हैना से? अमेरिका में। किसके घर पे? प्रोफेसर हार्ले के घर में।
वो सोच रहे होते हैं कि अगर मैं उस दिन प्रोफेसर हार्ले के घर पे ना गया होता, क्योंकि उस दिन उनका वहाँ पे जाने का मन नहीं था। और मन क्यों नहीं था? क्योंकि उनके घर का खाना काफ़ी टेस्टी नहीं होता था, उनका घर बहुत छोटा था और सर की जो वाइफ थी प्रोफेसर की वो काफ़ी लाउड थी, यानी कि वो काफ़ी बातूनी थी। इसलिए प्रोफेसर के घर जाना डॉक्टर सदाओ को नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी वो गए। वो कह रहे हैं अच्छा हुआ मैं वहाँ चला गया था, वरना मुझे हैना वहाँ नहीं मिलती, जो कि प्रोबेबली वहाँ पे एक न्यू स्टूडेंट थी। एंड जब वो हैना से वहाँ पर मिले थे, उन्होंने बिना सोचे समझे उनसे मैरिज का डिसाइड नहीं किया था। उसको डिस्क्राइब करा है नॉट मैरिड हेडलेसली, इसका मतलब केयरलेसली उन्होंने मैरिज का प्लान नहीं किया था। उन्होंने पहले अच्छे से ये जाना कि जो हैना है वो जापानीज है कि नहीं, क्योंकि जो डॉक्टर सदाओ के फादर थे वो किसी भी नॉन जापानीज लेडी को उनकी वाइफ की जगह नहीं देते और उसको एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए आफ्टर कन्फर्मेशन कि वो जापानीज है, दे डिसाइडेड टू मैरी। एंड जब वो दोनों बाहर खड़े हुए थे तो उनकी वाइफ हैना ने किमोनो पहना हुआ था, जो कि एक चाइनीज अपैरल होता है, उसकी लॉन्ग स्लीव्स होती है। ओके, जब वो दोनों बाहर खड़े हुए थे डॉक्टर सदाओ और उनकी वाइफ हैना, तो हैना ने एक किमोनो पहना होता है। किमोनो एक जापानीज अपैरल होता है जिसकी लॉन्ग स्लीव्स होती है। ऑलराइट, जब वो बाहर देख रहे थे तब उन्होंने नोटिस करा दैट समथिंग ब्लैक इज कमिंग आउट ऑफ द मिस्ट। उन्हें ऐसा लगा कि कुछ ब्लैक ब्लैक सा मिस्ट से बाहर निकल रहा है। और जब उन्होंने नोटिस करा तो वहां से उन्हें ऐसा लगा कि एक ह्यूमन है वो, और ऐसा लग रहा था ही इज फ्लंग अप आउट ऑन द ओशियन। ऐसा लग रहा था कि ओशियन वेव्स ने उनको जो भी वो इंसान है उसको बाहर निकाल के फेंका है विद अ फोर्स। एंड इट सीम्ड टू ऐसा लग रहा था वो काफी इंजर्ड है। इट वाज अपीयरिंग दैट टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। ब्रेकर यहाँ पे रॉक है, ऐसा लग रहा था कि वो रॉक से टकराया है और वेव्स की फोर्स के साथ बाहर को थ्रो हो गया है। देन हैना और सदाओ, डॉक्टर सदाओ दोनों उसको नोटिस करते हैं और तब हैना बोलती है दैट द मैन ऑन हिज हैंड्स एंड नीज, क्योंकि वो इतना इंजर्ड था, इतना टायर्ड था, इसलिए वो प्रॉपर्ली वॉक भी नहीं कर पा रहा था। ही वॉज प्रोबेबली क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब होता है क्रीपिंग। वो हैंड्स और लेग्स के सपोर्ट के साथ वॉक कर रहा था, प्रॉपर्ली वॉक कर पा रहा था, ऐसे घिसट रहा था प्रोबेबली। एंड दे सॉ हिम फॉल, और जैसे वो ऐसे चल ही रहा था तभी वो गिर जाता है अपने फेस के बल। एंड डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि प्रोबेबली कोई फिशरमैन होगा जो कि अपनी बोट से सेपरेट हो गया है और बोट कहीं और चली गई और ये वेव्स के साथ यहाँ पे वॉश आउट होके आ गया है हमारे घर के पास तक। बट उसको देख के उन लोगों को पता चल रहा था कि वहाँ पे जो आसपास चट्टाने हैं, जो रॉक्स हैं, वो इतने नुकीले थे, इतने स्पाइक थे कि ही वॉज वेरी मच इंजर्ड एंड ही वॉज बैडली टॉर्न, यानी कि उसके काफ़ी कट्स एंड ऑल इंजरीज काफ़ी लग चुकी थी। अब ही वॉज वुंडेड, क्योंकि इतनी चोट उसके ऑलरेडी लगी चुकी थी। एंड ही वॉज लेइंग मोशनलेसली, क्योंकि वो इतना टायर्ड भी हो गया था। एंड क्योंकि वो पानी से आया था, उसके गारमेंट्स जो है वो सारे गीले हो चुके थे ऑब्वियसली। एंड जो गारमेंट्स है, क्योंकि वो इधर उधर से टकरा के आया था, इसलिए वो टॉर्न भी थे, काफी फट चुके थे इधर उधर से। एंड तब है ना उसको नोटिस करती है, क्योंकि वो दोनों भाग कर गए थे नोटिस करने की वो कौन है। तब वो नोटिस करते हैं कि वो कौन था। ही वॉज अ व्हाइट मैन, विच मीन्स व्हाइट मैन हेयर रेफर्स टू अमेरिकन पर्सन। एंड उसको डिस्क्राइब करा गया ही वॉज हैविंग येलो हेयर, उसके जो हेयर है वो येलो कलर के थे एंड दे वर लॉन्ग। ऐसा लग रहा था काफी टाइम से उन्हें कट नहीं करा गया है। ही वॉज हैविंग येलो बियर्ड, यानी कि उसकी जो दाढ़ी थी वो भी येलो थी। एंड फेस वॉज टॉर्चर्ड, मतलब उसके जो फेस पे एक्सप्रेशंस थे वो ऐसा लग रहा था वो काफी प्रताड़ित किया गया हो। एंड ही वॉज अनकॉन्शियस, ऑब्वियसली ही वॉज अनकॉन्शियस, वो अपने पूरे होशो आवाज में नहीं था। ऑन द राइट साइड जब डॉक्टर सदाओ उसको नोटिस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उस पर्सन के राइट साइड लोअर बैक पे एक इंजरी थी, खाई की गन वुंड की, और वो प्रोबेबली गन वुंड की जो इंजरी है वो अभी हील अप भी नहीं हो पाई थी। इतने में उस पर्टिकुलर जगह पे दोबारा से रॉक या चट्टान टकराई और वो रीओपन हो गया था, इसलिए वहां पे काफी ब्लीडिंग हो रही थी। जब वो ब्लीडिंग होते हुए हैना नोटिस करती है तो बोलती है ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग। वो काफी दुख से और सिंपैथेटिक एटीट्यूड में उसे देखती है, उसे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो बहुत सीरियस वॉइस में बोलती है। सोलेम का मतलब होता है सीरियस, कि ओ लुक हाउ ही इज ब्लीडिंग, ही वाज ब्लीडिंग वेरी बैडली। देन डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए।
अब वो सोच रहे क्या करना चाहिए, लेकिन क्योंकि डॉक्टर सदाओ बहुत जेनरस थे एंड ही वाज एन एक्सीलेंट डॉक्टर एज वेल एज सर्जन, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह ब्लीड कर रहा था, आसपास जो मॉस होती है वो उसको कलेक्ट करते हैं और उसका जो वुंड होता है जहाँ कट हो गया था और वहाँ पे बुलेट इंजरी भी थी और वो दोबारा रीओपन हो गया था, वहाँ पे वो उस मॉस को पैक इन कर देते हैं, विच वॉज स्ट्रूड ऑन द बीच। स्ट्रूड का मतलब क्या होता है, जो कि आसपास बीच पर फैली हुई थी। ओके, और जैसे वो ये करते हैं तभी उस मैन की थोड़ी सी आवाज आती है दर्द में होने की। देन हैना बोलती है व्हाट इज ही, कि मतलब ये कौन है, ये क्या है। अब पहले तो डॉक्टर सदाओ को लग रहा था कि वो फिशरमैन होगा जो कि अपनी बोट से सेपरेट हो गया था, लेकिन अब उन्होंने उसे अच्छे से नोटिस कर लिया था, उसका फेस, उसके हेयर, उसकी बियर्ड, एंड उन्होंने वो गन वुंड भी नोटिस कर लिया था, एंड ही वाज अ वाइट पर्सन, दैट वाज कंफर्म्ड। सो अब डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि ही वॉज अ मैन वॉज प्रिजनर ऑफ वॉर, कि ये एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, डेफिनेटली अब वो कंफर्म कर चुके थे। देन हैना सेड दैट ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम समवेयर प्रोबेबली। अब वो दोनों सोच रहे थे कि वो क्या करें। डॉक्टर सदाओ हेजिटेट भी कर रहे थे। वो दोनों हेजिटेट इसलिए कर रहे थे क्योंकि ऑल्दो वो बहुत इंजर्ड था, ब्लीडिंग हो रही थी और उसको हेल्प की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि वो एक वाइट पर्सन था, अगर वो उसको अपने घर पे लेके जाते तो उन पे भी ट्रबल आ सकती थी, और अगर वो उसे वहाँ छोड़ देते तो प्रोबेबली वो इतनी बुरी तरह इंजर्ड था, वो वहाँ पड़ा ही कुड डाई। तो वो दोनों सोच रहे थे हम क्या करें। देयर इज ओनली वन थिंग, वो सोचते हैं कि क्योंकि ये सी से आया है, सी के थ्रू आया है, वेव्स के द्वारा वहाँ पे वॉश आउट होके इसको दोबारा हम लोग सी में ही जाने देते हैं। वो बोलते हैं हाँ ये बेटर होगा, क्योंकि ना तो हम इसे घर ले जा सकते, ना ही हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते इस सिचुएशन में, तो हम इसे दोबारा सी में ही जाने देते हैं। तब वो बोल तो देते हैं लेकिन उन दोनों में कोई भी मूवमेंट नहीं होता। वो दोनों कह तो रहे थे सी में जाने देते हैं, बट कहीं ना कहीं दे वर नॉट मूविंग। सो दे डिसाइडेड वी मस्ट कैरी द प्रिजनर टू द होम। वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको अपने घर लेके चलेंगे। एंड ये जो वो डिसाइड करते हैं इसमें दोनों की ही हाँ होती है, डॉक्टर सदाओ की भी और उनकी वाइफ हैना की भी, क्योंकि वो दोनों ही उसको वहाँ छोड़ना नहीं चाह रहे थे। तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उस प्रिजनर को अपने घर लेके जा रहे हैं। जब वो उसको कैरी कर रहे होते हैं दोनों लोग घर की तरफ, तब डॉक्टर सदाओ पूछते हैं कि अब सर्वेंट्स को क्या बोलेंगे, क्योंकि उनके घर पे खूब सारे सर्वेंट्स भी थे, वो भी तो नोटिस करेंगे कि वहाँ पे एक प्रिजनर आया है। तब वो बोलते हैं दैट प्रोबेबली हम अपने सर्वेंट्स को बता देंगे कि ये एक प्रिजनर ही है, जो कि वाज ऑब्वियस, एंड क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंजर्ड है और अभी अनकॉन्शियस है, इसलिए हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, जिससे जब ये अपनी कॉन्शियसनेस में आए विल हैंड ओवर हिम टू द पुलिस। नाउ दे आर कैरिंग हिम लाइक अ फाउल, क्योंकि वो बहुत वीक था, बहुत टेरिफाइड था और इंजर्ड भी था, तो वो बहुत हल्का लग रहा था उन दोनों को कैरी करने के लिए जब वो उसको लेके जा रहे थे। कहाँ पे लेके जाते हैं वो अपने घर में थ्रू अ स्टेयरकेस, वो एक रूम में लेके जाते हैं जो कि किसका था, डॉक्टर सदाओ के फादर का, क्योंकि उनके फादर अर्लियर डाई हो चुके थे, ही वॉज नो मोर, तो वो रूम खाली पड़ा हुआ था और वहाँ पे द रूम वॉज हेविली मैटेड, क्योंकि उनके जो फादर थे वो थोड़ा पुराने ज़माने के थे और वो मॉडर्न लाइफस्टाइल, मॉडर्न फर्नीचर, उनको ये सब नहीं पसंद था, इसलिए उनका रूम वॉज ऑल मैटेड। तो वो उस पर्सन को वहाँ पे कैरी करते हैं, ओवर द मैट लिटा देते हैं। जब उनको उड़ाने की बारी आती है, कुछ उड़ाने को चाहिए होता है, तो डॉक्टर सदाओ की वाइफ हैं वो लाती हैं एक सॉफ्ट क्विल्ट जो कि वाइट कलर की होती है और सिल्क की होती है। अब ये बहुत साफ सुथरी होती है और वो पर्सन जो वहाँ से आया था वो काफ़ी डर्टी होता है, इसलिए जो उनकी वाइफ है ना, वो डॉक्टर सदाओ की, वो थोड़ा हेजिटेट कर रही होती है उस क्विल्ट को से प्रिजनर को देने के लिए, और वो बोलती है दैट ही इज सो डर्टी, ऑब्वियसली ही वाज डर्टी। तब डॉक्टर सदाओ बोलते हैं दैट या इफ यू फैच वाटर, अगर तुम कुछ वाटर लेके आओगी तो प्रोबेबली मैं उसे क्लीन कर दूंगा। लेकिन ये बात सुनते ही जो हैना होती है कहती है नो आई विल नॉट अलाउ यू नॉट। तभी उनकी वाइफ हैना बोलती है कि नहीं आप उसको बिल्कुल टच भी नहीं करेंगे। अपने हस्बैंड को बोलती है कि आप क्यों करेंगे उन्हें क्लीन, आप नहीं करोगे उस प्रिजनर को क्लीन, कौन करेगा। वो कहती है कि मैं अपनी सर्वेंट यूमी को बोलूँगी, वो करेगी इसको वाइप आउट करने का काम, उसे क्लीन करने का काम। तो डॉक्टर सदाओ अग्री कर जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है तो फिर तुम यूमी को बोल दो। अब वो यूमी के पास जाती है। यूमी कहाँ पे होती है, यूमी होती है बच्चों के रूम में। डॉक्टर सदाओ और हैना के जो बच्चे होते हैं वो उनके पास होती है, उनकी केयर कर रही होती है। वो फटाफट से उस रूम में जाती है और यूमी को बोलती है कि यूमी तुम मुझसे किचन में आके मिलो। जब वो उससे किचन में आके मिलती है तो वो उसे बोलती है कि तुम कुछ टाल्स और जो वाटर है वो लेके उस रूम में आओ
और जिसमें वो प्रिजनर है उस वाले रूम में जाने को बोलती है और वो बोलती है कि इट्स ओके मैम। तब यूमी वाटर लेके जाती है एक वुडन बकेट में और कुछ टाल्स लेके पहुंचती है उस रूम में। अब ये बात तो सबको पता ही चल चुकी थी कि वो वहां पे आया हुआ है प्रिजनर। वो लेके तो जाती है वहां पे वाटर। जब वो जा रही होती है तभी जो वहां पे ओल्ड गार्डनर होता है उनके हाउस में, वो क्या बोलता है दैट द व्हाइट मैन ऑट टू डाई, कि इस इंसान को मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सी है जहां से ये वॉश आउट होके आया है उसने उसे नहीं छोड़ा, उसने उसे इतना वुंडेड कर दिया। देन रॉक्स ने भी उसको इतना वुंडेड कर दिया। तो ये दो नेचुरल चीजें हो गई, सी एंड रॉक्स, इन दोनों ने उसे इंजर करा। फिर भी हमारे मास्टर डॉक्टर सदाओ ने उसको क्यों बचाया? उसकी एक गन इंजरी भी है। तो अब ये जो दो नेचर की जो चीजें हैं, सी एंड रॉक्स, जिन्होंने उसे इंजर करा, फिर भी डॉक्टर सदाओ उसकी जान बचा रहे हैं, देन दे विल डेफिनेटली टेक रिवेंज। तो वो इस बात को बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए जो सर कर रहे हैं, एंड इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जब यूमी वाटर लेके पहुंचती है उस इंसान के पास तक, तब वो नोटिस करती है ही इज अ व्हाइट पर्सन, और वो बोलती है दैट आई हैव नेवर वॉच्ड अ व्हाइट पर्सन, क्योंकि वो व्हाइट पर्सन था उसने कहा, और ये ही इज इवन सो डर्टी, और वो उसके बहुत स्ट्रांगली बोलती है कि वो उसे वॉश नहीं करने वाली है। स्टार्टिंग में हैना को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है कि तुम ऐसे डिसोबे नहीं कर सकती हो अपने मास्टर के ऑर्डर्स, पर जो यूमी है वो बिल्कुल भी मूव नहीं करती और वो अपने डिसीजन पे स्ट्रांगली वहीं पे पुट ऑन करती है कि वो नहीं करेगी। एंड में हैना को रियलाइज होता है कि प्रोबेबली सर्वेंट्स ने अगर बाहर जाके बता दिया दैट वी आर हैविंग अ व्हाइट पर्सन, अ प्रिजनर ऑफ वॉर इन आवर हाउस, तो ये हमारे लिए बहुत ट्रबलसम होगा। तो वो बोलती है ओके ओके फाइन, नाउ यू मे गो टू योर वर्क। अर्लियर जो तुम कर रही थी, बच्चों के पास जाओ, उनकी केयर करो, एंड आई डू द रेस्ट। क्योंकि तुम वो यूमी ने इस बात को करने के लिए मना कर दिया तो उसे वाइप आउट, तो उसने कहा ठीक है तुम अपने उस काम पे जाओ जो तुम पहले कर रही थी और मैं इसी काम को कर लेती हूँ। अब वाइप करती है हैना उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, वो जो टाल है उसको डिप करती है वाटर में और वो वाइप आउट कर रही होती है। जब वो उसे वाइप आउट कर रही होती है तब वो देखती है दैट द पर्सन इज क्वाइट यंग, ही वाज अराउंड 25 ईयर्स ओल्ड, और वो काफ़ी इंजर्ड भी था। वो उसकी अपर बॉडी पार्ट क्लीन करती है, वॉश आउट करती है, क्योंकि यूमी को नहीं करना था। अब जब वो ये कर ही रही होती है तब ये करते करते उसे काफ़ी टाइम हो जाता है, ऑल्दो वो बहुत हेजिटेट कर रही होती है, बट शी वॉज लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, तो उसे ये काम पूरा खुद ही करना पड़ा था। अब जब वो ये काम कर रही थी, काम करते करते उसे काफ़ी देर हो गई थी और उसको लग रहा था दैट वेयर इज डॉक्टर सदाओ। वो जैसे ही बुलाना चाहती है डॉक्टर सदाओ को, वो बहुत इम्पेशेंट हो रही होती है, तभी डॉक्टर सदाओ एकदम गेट ओपन करते हैं, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल बाहर ही थे। और जब वो उन्हें नोटिस करती है दैट ही इज हैविंग हिज सर्जन्स कोट एंड ही इज हैविंग द इमरजेंसी बैंड, एंड अब वो बोलते हैं हैना को कि प्रोबेबली तुम जाकर क्या लेकर आओ, तुम जाकर कुछ टाल्स लेकर आओ। प्रोबेबली डॉक्टर सदाओ इज नाउ गोइंग टू ऑपरेट द प्रिजनर ऑफ वॉर। नाउ हैना अब ऑर्डर्स फॉलो करती है डॉक्टर सदाओ के और वो कुछ टाल्स लेने जाती है। जब वो ये जा रही होती है वो सोचती है ऑब्वियसली जब वहाँ ऑपरेशन होगा तो ब्लीडिंग भी होगी, तो इसलिए जो उनके फाइन मैट्रेस हैं कहीं वो र्यून ना हो जाए, इसलिए वो सोचती है जब वो बाहर जा रही है तो वो क्या लाती है, वो वाले क्लॉथ्स लेके आती है जो कि गार्डनर ने रखे होते हैं प्लांट्स को प्रिवेंट करने के लिए फ्रॉम द कोल्ड ड्यूरिंग नाइट, जिससे कि प्लांट्स खराब ना हो जाए। ऑब्वियसली वो थोड़े चीपर थे तो वो सोचती है कि वो इन्हें यूज़ कर लेगी। वहाँ पे वो उनका बंच लेके वहाँ पे जा ही रही होती है, तभी वो जब वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि इतने में ब्लीडिंग हो चुकी थी और जो उसके फाइन मैट्रेस थे वो ऑलरेडी र्यून हो चुके थे। नाउ जब वो लेके जाती है तो डॉक्टर सदाओ भी नोटिस कर लेते हैं कि उसने देख लिया कि इट इज र्यून्ड, तो वो कहते हैं या आई नो इट इज र्यून्ड। तब कॉन्वर्सेशन हो रही है अब हैना और डॉक्टर सदाओ के बीच में। हैना बोलती है दैट यूमी वुड नॉट वॉश हिम, कि यूमी ने इसको वॉश करने के लिए एब्सोल्युटली मना कर दिया था। तब डॉक्टर सदाओ बोलते हैं दैट ओके तो क्या ये सब तुमने करा, इसे वाइप और इसको क्लीन तुमने करा? वो हाँ बोलती है, लेकिन जो डॉक्टर सदाओ होते हैं वो उसका रिप्लाई सुनने के लिए बिल्कुल वेट नहीं करते हैं और वो प्रिसाइजली अपना वर्क ऑफ ऑपरेशन कंटिन्यू करते हैं। लेटर वो ये बोलते हैं हैना को दैट यू विल हैव टू गिव एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक क्या होता है? एनेस्थेटिक इज अ मेडिसिन जो कि प्रोवाइड करी जाती है टू द पेशेंट जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, जिससे कि वो ड्राउजी फील करे और उसको जो पेन है ड्यूरिंग द ऑपरेशन वो ज़्यादा फील ना हो। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं दैट यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक व्हेन नीडेड, you'll have to give the anesthetic when needed।
अब जब वो अपने सर्जन्स नाइफ से वर्क कर रहे होते हैं तब वो बोलते हैं दैट द बुलेट इज स्टिल हेयर। जब वो नोटिस करते हैं, अब डॉक्टर सदाओ ने जो एक अपने हेड पे टॉर्च पहनी होती है, सर्जन्स टॉर्च होती है, वो उसको उधर रिफ्लेक्ट करते हैं इनसाइड द वुंड और तब वो नोटिस करते हैं दैट द बुलेट इज स्टिल हेयर। वो ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वुंड काफ़ी डीप होता है। अगर बुलेट ऊपर होती तो वो आसानी से निकाल पाते, लेकिन वो इतना डीप था, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुकी थी, तो इससे उन्हें पता लगता है दैट द वुंड इज वेरी वेरी डीप एंड ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड ऑल्सो। जैसे वो ये ब्लीड कर रहे होते हैं ऑपरेशन, तभी जो है हैना चोक्स, शी चोक्ड एंड डॉक्टर सदाओ बोलते हैं उस प्रिजनर को दैट डोंट फेंट एंड कुछ देर बाद हैना इज हर्ड रेंचिंग। रेंचिंग का मतलब होता है अ फील ऑफ वॉमिट। ऐसा लगता है कि इतनी सारी ब्लीडिंग देखकर हैना को प्रोबेबली वॉमिटिंग टाइप का फील आ गया था, इसलिए वो गार्डन की तरफ रश करती हैं। ऑफ कोर्स अब तक हैना ने कोई भी लाइव ऑपरेशन अपनी आंखों से ऐसे देखा तो था नहीं कभी भी, फर्स्ट टाइम वो देख रही थी ऑपरेट होते हुए और इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग एंड ऑल, इसलिए उनके लिए काफ़ी आसान नहीं था देखना। और इस बात को डॉक्टर सदाओ भी समझ जाते हैं दैट इट्स क्वाइट नॉर्मल। थोड़ी देर बाद व्हेन ही इज डूइंग द ऑपरेशन, जो वो प्रिजनर होता है उसमें थोड़ा सा वो ही ग्रोन्स का मतलब होता है उसमें से कर्राने की आवाज़ आती है। जब वो ऑपरेशन कर रहे होते हैं देन द प्रिजनर ऑफ वॉर ही ग्रोन्स, यानी कि उसकी कर्राने की आवाज़ आती है। तब डॉक्टर सदाओ बोलते हैं कि तुम कर रहा हो, जितना चाहते हो उतना कर रहा हो, ये मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ। एंड फिर वो बोलते हैं इनफैक्ट मुझे नहीं पता ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज ही इज़ डूइंग द ऑपरेशन विलफुली, बट उन्हें नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिसका वो ऑपरेशन कर रहे हैं ही इज़ एन एनिमल। अब थोड़ी देर बाद हैना वापस आ जाती है और वो बोलती है दैट वेयर इज द एनेस्थेटिक। तब डॉक्टर सदाओ अपने वर्क में इतने डीप होते हैं कि वो बोलने की ज़रूरत नहीं समझते और वो अपने चिन से नॉट करते हुए डायरेक्शन पॉइंट आउट करते हैं दैट इट इज़ ऑन दैट साइड। वहाँ पे एक बॉटल रखी होती है और एक कॉटन पीस रखा होता है। अब हैना बोलती है दैट उसको नहीं पता है कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। तब डॉक्टर सदाओ उसको एक्सप्लेन करते हैं कि उनको क्या करना है, कॉटन को डिप करना है उस एनेस्थेटिक में और उस पर्सन के नोस्ट्रल्स के पास ले जाना है। जैसे ही उसकी ब्रीदिंग अनकंफर्टेबल होएगी तो उस कॉटन को थोड़ा दूर कर लेना है। इन दिस मैनर शी कैन रिपीट इट। एंड नाउ हैना शी क्राउच, यानी कि शी बेंड टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। जब वो ये करने के लिए थोड़ा बेंड होती है टुवर्ड्स द अमेरिकन, तब वो उसके फेस को केयरफुली नोटिस करती है कि क्या वो सब बातें जो कि हमने अब तक पढ़ी होती हैं या सुनी होती है लोगों के द्वारा अबाउट द सफरिंग्स, अबाउट द पेन ऑफ द प्रिजनर्स ऑफ वॉर, क्या वो सब सच होती हैं। तब वो ये सोचते हैं कि हाँ सच ही होती होंगी प्रोबेबली, क्योंकि उनके सामने भी एक प्रिजनर ऑफ वॉर था जो कि इतनी मिजरेबल कंडीशन में था। और उसके बारे में सोचते सोचते वो किसके बारे में सोचती है, अबाउट द जनरल टाकीमा। जनरल टाकीमा वॉज एक्चुअली जनरल टाकीमा वॉज एन ऑफिसर एट दैट प्रेजेंट टाइम, जिनके ऑपरेशन की वजह से डॉक्टर सदाओ को बाहर नहीं भेजा गया था जिसकी जरूरत पड़ सकती थी। तब वो सोचती है दैट जनरल टाकीमा जितना क्रूअल पर्सन है, क्योंकि ही यूज्ड टू बीट हिज वाइफ एट हिज होम, कि जब वो इतना क्रूअल है, जब वो अपनी वाइफ के साथ ही इतनी मारपीट करता है, तो इतने क्रूअल पर्सन को अगर हम इस प्रिजनर ऑफ वॉर को हैंड ओवर कर देंगे देन क्या वो कुछ भी ह्यूमैनिटी दिखाएगा, क्या वो उसके साथ कोई भी पीसफुल एक्ट करेगा? ऑब्वियसली नो। तो वो बोलती है कि लोग इस बारे में तो कभी बात करते ही नहीं है अबाउट द क्रूअल फेस ऑफ द जनरल टाकीमा। इंस्टेड लोग सिर्फ किस बारे में बात किया करते थे, ओनली अबाउट द विक्टोरियस बैटल जो कि उन्होंने वन करी थी जनरल टाकीमा ने इन मंचूरिया। अब ऑपरेशन वाज ऑन एंड डॉक्टर सदाओ याद कर रहे हैं कि इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वो अपने प्रोफेसर की बातें याद कर रहे होते हैं दैट ड्यूरिंग ऑपरेशन बिल्कुल भी आपका जो अटेंशन है वो इधर उधर डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इग्नोरेंस ड्यूरिंग अ सर्जरी इज द बिगेस्ट सिन। एंड वो बोलते हैं व्हेन यू आर ऑपरेटिंग अ बॉडी योर हैंड्स आर मूविंग ओवर अ ह्यूमन बॉडी, तो वो इतने परफेक्टली इतने प्रिसाइजली मूव होने चाहिए एज इफ यू योरसेल्फ हैज मेड दैट बॉडी। एंड इस बात से हैना भी अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए उन्हें पता था कि डॉक्टर सदाओ ड्यूरिंग द ऑपरेशन बिल्कुल भी इधर उधर बात नहीं करते और उनका अटेंशन भी इधर उधर बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होता है। आफ्टर ऑल दैट्स व्हाई ही वाज एक्सेलिंग इन द आर्ट ऑफ सर्जरी, ही वाज रिनाउंड फॉर इट। एंड तभी जो उनका सर्जन नाइफ है वो कहीं पर हिट करता है। देन ही सेज इट्स नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड। अब वो यहाँ बोल रहे हैं माई फ्रेंड,
डॉक्टर सदाओ की आदत थी कि जब वो ऑपरेशन कर रहे होते थे ही यूज्ड टू टॉक टू हिमसेल्फ। ऐसी वो भी बोलते हैं दैट द नाइफ इज नॉट एट द किडनी माई फ्रेंड, लेकिन जिस पर्सन को वो ऑपरेट कर रहे हैं वो उनका फ्रेंड नहीं है, इंस्टेड वो उनका एनिमी है। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन द फ्रेंड एंड द एनिमी जिसको वो ऑपरेट कर रहे हैं। एंड ओवर अ कपल ऑफ मिनट्स द बुलेट वॉज टेकन आउट। अब उन्होंने बुलेट को बाहर निकाल लिया था उस पर्सन की बॉडी से। देन द मैन मटर्ड। अब उसको थोड़ी सी कॉन्शियसनेस आती है और ऐसा लगता है ही इज गिविंग अप, वो थोड़ा और कर रहा आता है। देन डॉक्टर सदाओ उसकी पल्स चेक करते हैं और वो चेक करते हैं दैट ही इज ओके, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। अब नेक्स्ट डे वो उसको नोटिस करते हैं दैट ही इज अ क्वाइट यंग मैन। जब वो वेकअप करता है तो वो देखते हैं, पहले तो वो उन्हें 25 ईयर्स अराउंड का लग रहा था, बट ही इज मच यंगर, प्रोबेबली 17 ईयर्स ओल्ड। अब ही इज फीलिंग सो वीक, ही इज हैविंग ब्लू आईज एंड वो काफी डरा हुआ होता है, ही इज ऑल्सो टेरिफाइड। सबसे पहले उससे हैना मिलती है और वो बोलती है कि तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है, और वो उसे कुछ खाने पीने को देती है। उन्हें ये सब कुछ खुद इसलिए करना पड़ता है क्योंकि सर्वेंट्स ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया था कि वो कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे प्रिजनर की। अब ऑपरेशन के थर्ड डे डॉक्टर सदाओ मिलते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर से, और तब वो बैठा हुआ होता है। ये देख के डॉक्टर सदाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो बोलते हैं दैट डू यू वॉन्ट टू डाई, क्या तुम मरना चाहते हो, इसलिए तुम दोबारा से लेट जाओ और तुम अभी उठो मत, आई हैवंट अलाउड यू फॉर द सेम। तब वो पर्सन उनको बोलता है कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, कि आप मेरे साथ क्या करने वाले हैं। अब जब वो ये पूछ रहा था देन ही वाज लुकिंग वेरी वेरी यंग। वो बोलता है दैट आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर टू द पुलिस। तब वो बोलते हैं दैट आई डोंट नो माई सेल्फ व्हाट आई एम। तब डॉक्टर सदाओ बोलते हैं दैट आई डोंट नो माई सेल्फ, मैं क्या करने वाला हूँ आगे, उन्हें खुद नहीं पता होता। वो कहते हैं बट प्रोबेबली यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर एंड यू शुड बी हैंड ओवर टू द पुलिस। तब हैना जो कि डोर पे खड़ी हुई इनकी बातें सुन रही थी, वो बताती है डॉक्टर सदाओ को सर्वेंट्स के बारे में। सर्वेंट्स वर नॉट विलिंग टू स्टे देयर एनी मोर बिकॉज उनके मास्टर डॉक्टर सदाओ ने अपने घर में एक प्रिजनर ऑफ वॉर को जगह दी थी। ये बात सुन के डॉक्टर सदाओ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बोलते हैं कि ऑब्वियसली अमेरिकन हमारे भी एनिमीज हैं एंड आई बीइंग अ डॉक्टर इज टॉट कि चाहे कंडीशंस जो भी हो, अगर मैं किसी की जान बचा सकता हूँ तो मुझे बचाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो पर्सन कौन है, और मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ एंड आई एम करेक्ट। तभी जो गार्डनर होता है वो बोलता है अपोज करते हुए अपने मास्टर को, वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं वो लोग दैट when the man was so near to death, क्योंकि वो पर्सन was near to death almost, तो फिर मास्टर ने उसको बचाया कि उसको वहीं पे मरने देना चाहिए था। उसके मास्टर ने रॉन्ग करा, they were not agreeing to their master डॉक्टर सदाओ's decision। एंड तभी कुक बोलता है दैट जो उनके मास्टर हैं ऑब्वियसली ही इज यंग डॉक्टर सदाओ, तो वो बोलते हैं कि प्रोबेबली जो उनके मास्टर है ही इज सो प्राउड ऑफ हिज एक्सीलेंसी ऑफ सर्जरी, इसलिए वो किसी की भी जान बचा लेते हैं। वो ये देखते ही नहीं है कि वो किसकी जान बचा रहे हैं, बी की दूसरी साइड जो भी हो बस वो उसकी जान बचा लेते हैं बिकॉज ही इज सो प्राउड। तभी यूमी बोलती है दैट प्रोबेबली उनको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, व्हाट विल बी देयर फेट, उनका फ्यूचर क्या होगा इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज ट्रेटर। कंडेम्ड का मतलब होता है ब्लेम्ड एंड ट्रेटर का मतलब होता है डिसलॉयल। तो वो बोलती है कि उन लोगों को बच्चों के बारे में सोचना चाहिए कि क्या होगा अगर उनके फादर डॉक्टर सदाओ विल बी ब्लेम्ड एज अ डिसलॉयल पर्सन। तब डॉक्टर सदाओ एक लेटर टाइप करते हैं टू द चीफ ऑफ द पुलिस अबाउट द इंसिडेंट ऑन 21 फरवरी। इस दिन वो प्रिजनर ऑफ वॉर वॉश अवे होके बाय सी उनके घर तक आ पहुंचा था। वो ये लेटर में सब कुछ बता देते हैं पुलिस चीफ को। ऑल राइट देन, अर्लियर उस प्रिजनर ऑफ वॉर ने हैना को अपना नाम बता रखा था, हिज नेम वॉज टॉम। अब नेक्स्ट डे जब अर्ली मॉर्निंग हैना उठती है तो वो देखती है सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है और खाने के लिए कुछ भी कुक्ड नहीं है। अब 7 डेज सारे सर्वेंट्स ऑल टुगेदर घर छोड़ के जाना चाहते थे डॉक्टर सदाओ का, क्योंकि उनको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके मास्टर ने अपने घर में एक प्रिजनर ऑफ वॉर को जगह दे रखी है, क्योंकि वो उनके लिए एक एनिमी था। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा था सबने टुगेदर कि वो घर छोड़ के जा रहे हैं। अब उनकी फीलिंग्स को हैना अच्छे से समझती थी और वो समझ सकती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो उन सबसे मिलती है और उन सबको उनकी सैलरी पे करती है और वो उनको स्माइल करती हुई थैंक यू बोलती है फॉर ऑल द सर्विसेज विच दे हैव प्रोवाइडेड टू देम टिल द टाइम। एंड अब क्योंकि सारा काम बचा हुआ था, वो सारा काम हैना को खुद ही कंप्लीट करना था। प्रोबेबली डॉक्टर सदाओ ने उनकी थोड़ी हेल्प करी।
अब हैना डॉक्टर सदाओ को बोलती है कि हम लोग क्लियर क्यों नहीं है अपनी ओपिनियन में, व्हाई वी कैन नॉट सी क्लियरली। अब तो सारे सर्वेंट्स भी एक डिसीजन पे पहुंच गए थे कि उन्हें ये सब मंजूर नहीं है, इसलिए वो छोड़कर चले गए ऑल टुगेदर, लेकिन हम ही कंफ्यूज क्यों है, हमें क्यों नहीं पता कि हमें इस प्रिजनर के साथ आगे क्या करना है, व्हाई आर वी सो मच कंफ्यूज। तब डॉक्टर सदाओ प्रिजनर से मिलते हैं और वो बोलते हैं प्रिजनर को एक ब्रिस्कली टोन में, इसका मतलब होता है इन अ रूड मैनर, वो उससे बात करते हुए बोलते हैं दैट यू मे गेट अप नाउ ऑन योर फीट फॉर 5 मिनट्स अ डे, सॉरी, अब वो उसको बोलते हैं यू मे गेट अप ऑन योर फीट 5 मिनट्स एट अ टाइम एंड फ्रॉम टुमारो यू कैन डू इट ट्वाइस एज लॉन्ग एज पॉसिबल। अब बॉय उनको बोलता है कि आई फील टू थैंक यू डॉक्टर, प्रोबेबली मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। तब इसके रिप्लाई में डॉक्टर सदाओ बोलते हैं दैट डोंट हरी टू थैंक मी एज फास्ट एज यू आर डूइंग। ये बात सुन के जो है उस बॉय के फेस पे एक फियरसम लुक आता है, तो वो उन्हें दोबारा क्वेश्चन बोलता है दैट डॉक्टर बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ। अब जब हैना किचन में होती है तो वो वहां से नोटिस करती है कि उनके यहाँ एक मैसेंजर आया है, उस मैसेंजर ने एक यूनिफॉर्म पहनी हुई है और हैना उसको देख के बहुत घबरा जाती है। वो भागी भागी डॉक्टर सदाओ के पास जाती है, उन्हें इन्फॉर्म करती है कि सो एंड सो पर्सन आया एंड ही इज वेयरिंग अ ऑफिशियल यूनिफॉर्म। उस टाइम डॉक्टर सदाओ वाज बिजी इन सम पेपर वर्क। डॉक्टर सदाओ अपना वर्क वहां पे पॉज करके उस पर्सन से मिलने जाते हैं और वो पर्सन उन्हें बताता है दैट ही इज कॉल्ड अपॉन बाय जनरल बिकॉज ही इज इन पेन। वो सेम बात जब बताता है, आफ्टर लिसनिंग टू इट जो है हैना काफी रिलैक्स फील करती है क्योंकि उसको अर्लियर ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली जो सर्वेंट्स वहां से छोड़कर गए हैं उन्होंने सबको बता दिया होगा इस बारे में, इस वाइट पर्सन के बारे में, एंड दैट्स व्हाई ऑफिशियल हैज कम टू अरेस्ट डॉक्टर सदाओ। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि मैटर कुछ और है, इट्स अबाउट द पेन ऑफ जनरल, तो वो काफी रिलैक्स फील करती है। एंड नाउ सदाओ गोज टू द जनरल प्लेस। अब जब वहाँ पे वो जनरल से मिलता है तो पहले वो उनका हेल्थ चेकअप करता है, उनकी पूरी हेल्थ स्टडी करता है और उसके बाद वो उस प्रिजनर के बारे में भी बताता है जो कि उनके घर में था। वो अपनी क्लैरिफिकेशन में ये भी बोलता है एट दैट टाइम ही वाज सो इंजर्ड एंड ही वाज अनकॉन्शियस, दैट्स व्हाई आई फेल्ट लाइक ट्रीटिंग टू हिम बट ही इज माय एनिमी एंड नाउ सर यू टेल मी व्हाट शुड आई डू फर्दर। जब वो ये बता रहे होते हैं जनरल को तो जनरल बोलते हैं डॉक्टर सदाओ कि तुम अरेस्ट नहीं हो सकते हो, तुमने तो मेरी इतनी हेल्प करी है और प्रोबेबली आगे भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए यू आर अ वेरी यूजफुल पर्सन। तब डॉक्टर सदाओ जनरल को बोलते हैं कि बहुत और भी अच्छे सर्जन्स हैं, यू कैन कंसल्ट टू देम ऑल्सो। तब जनरल बोलते हैं कि ही डज नॉट बिलीव जर्मन्स, क्योंकि उनके हिसाब से ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो जाएगा इररिस्पेक्टिव की जनरल विल बी लाइव और डेड, इसलिए आई डू नॉट बिलीव एनीबडी एल्स, आई ओनली बिलीव यू डॉक्टर सदाओ। After that the conversation goes on and में ये डिसाइड होता है कि जनरल बोलते हैं that he is having his own assassins। assassins का मतलब होता है murderers। he is having his own murderers, he is saying that I'll probably send them to your place and जिस रूम में वो प्रिजनर है तुम उसकी गेट को जो गार्डन की साइड में ओपन होता है उसे खुला छोड़ देना, जो कि नॉर्मल लगेगा क्योंकि समर्स है, फॉर एयर पर्पज एंड फॉर कूलिंग पर्पज माय असैसिन्स विल गो, दे विल डू देयर जॉब एंड इफ यू से दे विल कैरी द बॉडी आल्सो ऑफ द पर्सन फ्रॉम देयर। तब डॉक्टर सदाओ अग्री कर जाते हैं कि हाँ इट्स ओके, अगर वो बॉडी भी वहां से कैरी कर लेंगे तो इससे एक टेंशन हट जाएगी क्योंकि जब तक वो प्रिजनर घर में रहेगा तो उनकी वाइफ जो है ना वो बहुत वरीड रहेंगी। अब वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। जब डॉक्टर सदाओ अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि प्रिजनर अपनी जगह से खड़ा होकर टुवर्ड्स गार्डन वॉक कर रहा था। ये देख के डॉक्टर सदाओ को गुस्सा आता है, वो बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वो बोलता है दैट आई एम नॉट बाउंड टू टेक परमिशंस बिकॉज ही इज अ प्रिजनर ऑफ वॉर एंड द एनिमिटी इज देयर। तो वो बोलता है दैट आई एम नॉट बाउंड टू टेक परमिशंस एंड तभी वो उनको बोलता है दैट माई मसल्स ऑफ वन साइड आर स्टिफ एंड दे आर एकिंग, व्हाट शुड आई डू टू इट। अब इरिस्पेक्टिव वो इतने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में थे, वो अबाउट असासिन्स एंड ऑल बात करके आए थे जनरल से, लेकिन जैसे वो क्वेश्चन पूछता है अबाउट द मसल, अबाउट द ऑल मेडिकल टर्म्स, तब वो उन्हें बताते हैं, वो एकदम फ्लिप कर जाते हैं और वो बोलते हैं दैट यू शुड मसाज एंड इट विल प्रोबेबली हेल्प यू, इट विल सूद यू इन योर पेन। तब वो प्रिजनर डॉक्टर सदाओ को बोलता है दैट आई गैस इफ ऑल द जापानीज वर लाइक यू, मीन्स
सो थॉटफुल, सो जेनरस, सो हेल्पफुल, तो फिर ये वॉर ही नहीं हो रही होती अगर सभी आपकी तरह इतने अच्छे होते। इसके बाद डॉक्टर सदाव सोने चले जाते हैं, बट क्योंकि वो असैसिन्स एंड ऑल के बारे में बात करके आ चुके थे इसलिए वो प्रॉपरली उस रात को सो ही नहीं पाते हैं। रात में जब भी किसी के चलने की आवाज़ आती है या फिर एक टाइनी ट्विग भी फॉल होता है तो वो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है प्रोबेबली असैसिन्स मे हैव कम। एंड वो अर्ली मॉर्निंग जब जाते हैं वो सोचते हैं सबसे पहले वही उसके रूम में जाके प्रिजनर को देखें कि क्या लास्ट नाइट असैसिन्स आए थे और वो उसको वहां से ले गए, पर वो देखते हैं कि वो वहां पे आराम से सो रहा होता है। देयर वाज नो चेंज। तो वो सोचते हैं प्रोबेबली जनरल ने बोला था कि 2-3 दिन में वो भेज देंगे, अगर आज नहीं भेजा है नेक्स्ट डे वो भेज देंगे। सेकेंड नाइट भी वो ऐसे ही फॉलो अप करते हैं कि मे बी टुडे दे विल कम एंड कैरी द पर्सन, बट सेकेंड नाइट भी कोई वहां पे नहीं आता है डॉक्टर सदाव के घर पे। नाउ थर्ड नाइट देयर वर ड्रिपिंग ईव्स। ड्रिपिंग ईव्स का मतलब होता है जब रेनफॉल, रेन वाटर टाइल से टकरा कर नीचे गिरता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है। उस रात बहुत शोर हो रहा था और उनको लग रहा था प्रोबेबली आ जाएंगे, बट असैसिन्स नहीं आते हैं। एंड नेक्स्ट डे जब वो उसको मिलते हैं पर्सन को, उस प्रिजनर ऑफ वॉर को, तो वो बोलता है आई एम वेल, और वो बहुत खुशी से ये बात बोलता है क्योंकि अब वो बहुत ठीक महसूस कर रहा था। तब डॉक्टर सदाव बोलते हैं दैट या नाउ आई आल्सो थिंक दैट यू आर वेरी वेल एंड यू आर हेल्दी एनफ, इतने हेल्दी कि अगर मैं तुम्हें एक बोट प्रोवाइड करूं और मैं बोलूं कि तुम इसमें बैठ के दूर तक रोप करते हो चले जाओ तो तुम आराम से जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद प्रिजनर बोलता है क्या मुझे सच्ची में ये करना पड़ेगा? अब डॉक्टर सदाव बोलते हैं कि हाँ, अब क्योंकि तुम हमारे यहाँ पे हो, अ व्हाइट पर्सन, अ प्रिजनर ऑफ वॉर, यू आर एट आवर होम, ये बात किसी से भी बाहर छुपी नहीं है, एवरीबडी इज नोइंग अबाउट दिस, तो तुम्हारे लिए बेटर यही होगा। और डॉक्टर सदाव ने सारी अरेंजमेंट्स अर्लियर कर ली थी। मॉर्निंग में जब तक कोई उन्हें नहीं देख पाता वो सब चीज़ें अरेंज कर चुके थे। क्या थी वो चीज़ें? वो चीज़ें थी उन्होंने एक बोट ऑलरेडी ला रखी थी सी शोर पे, जो कि उन्होंने एक पोल से टाई अप कर रखी थी। उसमें उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स रखे थे, कुछ खाने पीने का सामान रखा था, और उन्होंने उस पर्सन को बोला था कि तुम इसमें बैठकर यहाँ से चले जाना। कहाँ चले जाना? एक आइलैंड पे जो कि पास में ही है, तुम वहाँ जाना। वो एक डेजर्टेड आइलैंड है, वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। एंड जब सी का लेवल अप होता है तो वो पूरा डूब जाता है, लेकिन अभी वो सीजन नहीं है, वो पूरा खाली है, तो तुम वहाँ जाके रहना। जब तुम्हारा खाने पीने का सामान खत्म हो जाएगा तब जो है तुम वहाँ पे यू कैन ईट फिशेस, बट तुम उन फिशेस को कुक मत करना। व्हाट यू डू, यू ईट देम रॉ, क्योंकि अगर वो कुक करता तो फायर क्रिएट होती, और फायर क्रिएट होने से वो नोटिस में आ सकता था ऑफ द सोल्जर्स एंड ऑफ द आर्मी कि जिस आइलैंड पे कोई रहता ही नहीं है वहाँ पे फायर कैसे है। अगर फायर है इसका मतलब वहाँ पे कोई एक्टिविटी एंड प्रोबेबली कोई ह्यूमन वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा वो उसको एक टॉर्च प्रोवाइड करते हैं और वो बोलते हैं कि जब तक जितनी दूर तक वो पहुंचे वो उस टॉर्च से फ्लैश लाइट देकर डॉक्टर सदाव को एक कंफर्मेशन दे सके दैट ही इज फाइन देयर, एंड इस तरह से वो उसको वहां से जाने को बोल देते हैं। देन नाउ द जनरल आस्क्ड द पर्सन हु, अब जनरल बोलता है डॉक्टर सदाव को आफ्टर सम टाइम दैट यू से दैट द मैन एस्केप्ड, द प्रिजनर ऑफ वॉर हैज ऑलरेडी, वो बोलते हैं दैट, जनरल बोलते हैं दैट यू सेड द मैन एस्केप्ड। एंड डॉक्टर सदाव को अच्छे से पता था कि जैसे ही वो आदमी वहां से चला जाएगा वो प्रिजनर ऑफ वॉर, देन ऑल सर्वेंट्स विल कम बैक। अब उनके सारे सर्वेंट्स भी वापस आ गए थे अलॉन्ग विद यूमी। देन जब जनरल और डॉक्टर सदाव के बारे में बात, अब जब कॉन्वर्सेशन चल रही है डॉक्टर सदाव और डॉक्टर सदाव और जनरल के बीच में, तब जनरल उन्हें बोलता है आई थॉट ऑफ नथिंग बट माई सेल्फ। वो बोलते हैं क्या मैंने तुम्हें कुछ प्रॉमिस किया था अबाउट द असैसिन्स? वो बोलते हैं यस सर। तो कहते हैं लेकिन मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था, मुझे नहीं याद मैंने तुम्हें कब बोला था दैट आई विल सेंड द असैसिन्स एंड ऑल। मैं अपनी हेल्थ कंडीशंस में इतना बिजी था कि मैं तो ऑलरेडी भूल चुका था कि ऐसा भी मैंने कुछ कहा है। बट तुम मुझे ये मत समझना दैट मैं अपनी ड्यूटीज के प्रति बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं हूँ और मैं सिर्फ अपने लिए कॉन्शियस हूँ। तब वो बोलते हैं कि हाँ, ये बात सुन के डॉक्टर सदाव खुद भी बहुत रिलैक्स फील करते हैं कि ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और ये अपनी ड्यूटीज जो कि इन्हें करनी चाहिए थी एज ए जनरल उसके बारे में उसको सेकंड इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और अब क्योंकि वो प्रिजनर वहां से जा भी चुका था इसलिए वो बोलते हैं हाँ में हाँ मिलाते हुए जनरल की कि यस यस आई वंडर योर एक्सीलेंसी, कि मैं आपको बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा हूँ एंड आई टोटली बिलीव यू, वट एवर यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली ट्रू। एंड इसके बाद डॉक्टर सदाव अपने घर पर ये सोच रहे होते हैं दैट द अमेरिकन्स
फुल ऑफ प्रेजुडिस, क्योंकि जब वो वहाँ रहा करते थे अमेरिका में, जिस घर में वो रहा करते थे, उन अमेरिकन्स ने उन्हें अपने घर में रहने की जगह तो दे दी थी, बट ही वॉज नॉट एट ऑल कंफर्टेबल। उनको वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी और वो सभी अमेरिकन्स के बारे में सोच रहे थे जिनसे वो अब तक मिले थे, जैसे कि उनकी लैंडलॉर्ड, जैसे कि प्रोफेसर हार्ले, उनकी वाइफ जो कि इतनी लाउड थी, लेकिन जो प्रोफेसर हार्ले थे ही वॉज अ जनरस पर्सन, एंड ये प्रिजनर ऑफ वॉर जो कि उनके खुद के घर में था और उनको ट्रीट करके डॉक्टर सदाव ने उसको वापस जाने दिया था। वो इसके बारे में भी सोच रहे थे कि प्रोबेबली अब वो बिल्कुल सेफ होगा। एंड में डॉक्टर सदाव अपने आप से पूछते हैं क्वेश्चन दैट इट इज सो स्ट्रेंज, हाउ स्ट्रेंज इट इज कि आई वंडर व्हाई आई कुड नॉट किल हिम, कि मैं उसको मार क्यों नहीं पाया और मैंने उसकी जान क्यों बचाई। ऑल्दो ही वाज माय एनिमी, लेकिन उन्हें वहां पर अपनी ड्यूटी दिखाई, इन्होंने दिखाया दैट हाउ गुड अ पर्सन ही वाज, हाउ गुड अ डॉक्टर ही वाज, एंड हाउ जेनरस हेल्पफुल अ पर्सन डॉक्टर सदाव वाज। एंड दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स हियर ऑन दिस पॉजिटिव नोट्स। आई होप ये वीडियो आप सबकी समझ जरूर आया होगा और ये यूजफुल रहा होगा। इन केस आपकी कोई भी क्वेरीज है, do ask me in the comment section below and do not forget to like and subscribe the channel Learn Karo Class 11 and 12. Till next time, keep studying. All the best. Bye bye.